नमस्कार, मैं रूपनारायण शर्मा रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीज़न सीनियर हिंदी फैकल्टी। और प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो जो क्लास 10th आरबीएससी या सीबीएसई कोर्स से हम कह सकते हैं, उसका हमने आपके लिए एक टॉपिक लिया है। एक क्षितिज बुक की कविता है। कौन सी? कन्यादान। तो कन्यादान कविता, सबसे पहले तो कन्यादान होता क्या है? जब बेटी के विवाह पर माता पिता के द्वारा जो नए जीवन की शुरुआत के लिए जो उपहार भेंट किया जाता है, उसको हम दान कहते हैं। और बेटी का ही एक दान हम लड़के को, उसके लिए जो योग्य वर है उसके लिए दान करते हैं, उसके परिवार के लिए दान करते हैं। तो यहाँ पर कन्यादान शब्द आते हैं हमारे बीच में, जैसे हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ, हाँ, उनका ख्याल आता है जब वह बड़ी होगी, विवाह के योग्य होगी, तब हम उनको दूसरे परिवार में जाने की अनुमति देंगे। तो चले सबसे पहले ऋतुराज जी का जीवन परिचय हम पढ़ते हैं कि ऋतुराज का जन्म 1940 में भरतपुर में हुआ है। कहाँ पे हुआ है बच्चों? भरतपुर में। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्त लेकर वे जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। कितने? 8, जिनमें एक मरण धर्मा और अन्य पुल पर पानी, सूरत नीरत और लीला मुखारबिंद प्रमुख है। उन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले देखो आप। सोमदत्त पुरस्कार, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। आगे चले अपन। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ यानी जो दैनिक जीवन का जो कटु सत्य है, उन्होंने बताने का प्रयास किया है। और वे अपने आसपास रोजमर्रा शब्द का मतलब होता है रोज घटनाएं जो घटित होती है, घटित होने वाली सामाजिक शोषण और विडंबनाओं, जो दुर्भाग्य पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। आगे चले बच्चों। अब इस कन्यादान में क्या है साहब? पाठ प्रवेश देखते हैं। कविता प्रवेश के कन्यादान कविता में मां बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। बच्चों, जब बेटी का विवाह होने जा रहा होता है तो परिवार के सभी सदस्य उसे सीख देते हैं कि बेटी, आने वाले नए जीवन में इस तरह की सावधानी तुम्हें रखनी है ताकि तुम्हारा जीवन अच्छी तरह से चल सके। तो एक माँ अपनी बेटी को क्या सीख देती है कि कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं। आचरण संबंधी प्रतिमान का मतलब कि हम तो अपनी बहू को इसी तरह से रखेंगे, चाहे बहू उसको माने या न माने। हम तो बहू के साथ ऐसा ही करेंगे, उसको इसी नियम में ढलना पड़ेगा, चाहे वो उसकी गलत हो या सही हो, या उसकी रुचि के अनुसार हो या ना हो। बच्चों, हर घर का परिवेश अलग अलग होता है। जिस घर में बेटी का पालन पोषण हुआ है, बड़ी होकर के वह उन्हीं आदर्शों पर चलती है। इधर दूसरे परिवार में जब वो आती है तो उसको कोऑपरेट करने में, एडजस्ट होने में काफ़ी टाइम लगता है। वे आदर्श के मुलम में बंधन होते हैं, यानी
आदर्शों में बिल्कुल जकड़े हुए होते हैं। गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा न दिखाई देने में आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बच्चों, एक माँ अपनी बेटी को ये सीख देती है कि बेटी, आदर्शों में रहना, अच्छे आचरण बनना, लेकिन अच्छे संस्कारित होते हुए भी जब तुम्हारा किसी तरह का शोषण होने लगे तो वहां पर मौन मत होना। तुम्हें अपने अधिकारों के प्रति हमेशा जागरूक बन करके रहना है। क्या कहती है कि बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है। इसी कारण उसे क्या लगती है? वह अंतिम पूंजी। बच्चों, यहां पर अंतिम पूंजी क्यों कहते हैं? माँ ने जन्म दिया है, पाला है, पोषा है, बड़ा किया है, और बड़ा करने के बाद क्या है, जब वह बड़ी होती है, विवाह के योग्य होती है, तो 18, 20 या 25 साल के सफर जैसे, तो उसने एक रुपया जोड़ करके व्यक्ति 25 साल तक इकट्ठा करे और उसको दूसरों को दान करे। इसी तरह से उसने जन्म से लेकर के 20 वर्ष 25 वर्ष तक अपनी बेटी का पालन पोषण देख रेख रखी है, उसको सारी सुख सुविधाएं दी है, उसको सुख दिया है। अब वह उसका दान कर रही है, इसलिए उसके लिए क्या है? वो अंतिम पूंजी। कविता में कोरी भावुकता नहीं बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतु राज्य की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। यानी वह बेटियों के प्रति जो समाज में अत्याचार हो रहे हैं उनके प्रति अपने मन की बहुत पीड़ा को व्यक्त यहाँ पर करना चाहते हैं। बच्चों, कन्यादान, जब बेटी को विवाह कर दूसरों के हाथ में हम सौंपते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम? कन्यादान। कि कितना प्रामाणिक था, कविता देखो आप, कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख, उसका किसका? मां का। जब वह अपनी बेटी को विदा करती है, अपने ही हाथों से उसका दान करती है, तब उसके कितना बड़ा दुख रहा होगा। हाँ, कितनी बड़ी वेदना रही होगी एक मां के कि लड़की को दान देते वक्त। बच्चों, दान शब्द क्यों यहाँ पर जोड़ा गया है? कि दान शब्द से यहाँ पर आशय होता है कि किसी मंदिर में या मस्जिद में कोई अनुदान दे देते हैं तो उसके बारे में हमारे सारे संपूर्ण अधिकार समाप्त हो जाते हैं। इसी तरह से बेटी को जब वह दूसरे परिवार में दान कर चुकी होती है तो जितना भी उस पर अधिकार है वह दूसरे परिवार का होता है, अपना अधिकार उस पर से हट जाता है। कि लड़की को दान देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी है। अंतिम पूंजी, जिंदगी भर कमाया गया पैसा एक साथ किसी को दान कर दिया जाए, यही स्थिति एक माँ की अपनी बेटी के कन्यादान के वक्त होती है। जैसे अंतिम पूंजी क्यों है? कि बेटी ही माँ का सबसे बड़ा सहारा है, उसके आसपास घूमना फिरना, रहना, पढ़ना, लिखना। हाँ, जैसे वो बड़ी होती है, एक अपने मन की भावना बेटी के सामने शेयर करती है, बेटी अपने मन की भावना को माँ के सामने शेयर करती है। इसलिए यदि बेटी ससुराल चली जाती है तो उसका तो कोई सहारा है ही नहीं, क्योंकि पतिदेव घर के बाहर रहते हैं, बच्चे हैं तो उनका परिवेश बाहर ज़्यादा होता है, घर पर वह अकेले रह जाती है। इसलिए उसको क्या कहा है? अंतिम पूंजी। लड़की अभी सयानी नहीं थी। सयानी शब्द का मतलब होता है बच्चों कि लड़की अभी इतनी समझदार नहीं थी, यानी उसको इतना सांसारिक ज्ञान नहीं था। हाँ, अभी इतनी भोली सरल थी, यानी उसको सुख ही सुख का आभास तो होता था, दुख देखा ही नहीं, क्योंकि दुख आया ही नहीं। जब तक माता पिता रहते हैं खुद दुखी होंगे, लेकिन कभी भी अपने बच्चों को दुखी नहीं करते हैं, दुखी नहीं होने देते हैं। तो यहाँ पर
भोली सरल। भोली सरल का मतलब होता है सुख के आभासों में, सुख के अनुभव में पली हुई बेटी। खाया पिया, काम किया, सहेलियों से बातें की, मम्मी से बातें की, हाँ ऐसे यानी एक आसान जीवन को जिया है कि उसे सुख का आभास तो होता था, क्योंकि सुख ही देखा है, सुख का ही अनुभव किया है, इसलिए वह केवल सुख के बारे में ही जानती है कि सुख होता क्या है। लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। दुख बांचने से मतलब है दुख पढ़ना। किसी के मन के दुख को पढ़ना नहीं आता था, यानी महसूस करना नहीं आता था, क्योंकि उसके जीवन में दुख का साक्षात्कार अभी नहीं हुआ है। ये बात समझ में आ गई। पाठिका थी, पाठिका यानी थी कि पढ़ने वाली थी, क्या वह धुंधले प्रकाश की, धुंधले प्रकाश की। इसका आशय है कि इसमें लड़की ने केवल दहेज प्रथा, नारी पर अत्याचार, नारी की अशिक्षा, यानी केवल लड़कियों के बारे में, लड़कियों पर कितने अत्याचार होते हैं, किस तरह उनके अधिकारों का हनन होता है, ये केवल मात्र पुस्तकों के माध्यम से थोड़ा बहुत पढ़ा था और अनुभव किया था, लेकिन अनुभूति नहीं थी, साक्षात्कार उस दुख का, उस पीड़ा का उसने नहीं किया था। क्या कहते हैं कि कुछ तुकों, कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, कुछ कविताओं के माध्यम से पढ़ा, कुछ कहानियों के माध्यम से पढ़ा, लेकिन उसने केवल पढ़ा है, दुख देखा नहीं है। आगे चले। माँ ने कहा पानी में झांककर, जब वह दुल्हन के वेश में बिल्कुल सज धज कर के कंप्लीट तैयार हो गई थी, तो माँ उसको पानी के निकट लेकर के जाती है और क्या कहती है कि बेटी, पानी में झांककर कि बेटी अपने चेहरे पर मत रीझना, कि देखो आज तुम दुल्हन के रूप में कितनी खूबसूरत लगती हो, लेकिन यह जिंदगी का सच नहीं है। यह तुम हमेशा दुल्हन के रूप में नहीं रहोगी। सामाजिक पारिवारिक जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर बहुत जल्द आएगी, तो उनको निभाना है। केवल अपने रूप रंग पे ही ध्यान नहीं देना, इस पे मत रिझना, इसको देख करके प्रसन्न मत होना कि मैं कितनी खूबसूरत हूं। जिंदगी का पड़ाव अभी आप तुम्हारे सामने आने वाला है, इसलिए उसका भी तुम्हें साक्षात्कार करना है। और अपनी बेटी को क्या समझाती है कि आग रोटियां सेकने के लिए है। इसका मतलब जिंदगी का सही मायना क्या है उसका ध्यान रखना। जैसे आग जिसमें रोटी सेकी भी जाती है तो उसका सही उपयोग होता है, किसी को जलाया भी जाता है तो उसका दुरुपयोग होता है। इसका मतलब यह है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। जब कहीं पर अच्छा होने लगे तो वहां पर उसमें अपना हाथ बटाना, लेकिन जब तुम्हारे साथ कहीं गलत बर्ताव होने लगे, पराधीनता के बेड़ियों में तुम बंधने लगो, तो वहां पर हे बेटी तुम्हें क्या करना है, अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना है, आवाज उठानी है। बात समझ में आ गई कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। बच्चों यहां पर एक मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं। इसका मतलब माँ ने जो अनुभव बताया वह खुद का अनुभव है। उनके जमाने में बहुओं के साथ ऐसा होता होगा कि किसी बहू ने बात नहीं मानी, उसको जला दिया गया होगा। किसी बहू ने उस परंपरा पर उनके लेख को हट करके काम किया होगा, उसको मार दिया गया होगा। तो यहाँ पर अपनी बेटी को जागरूक करना चाहती है कि हे बेटी, जो हमारे साथ हुआ, जैसे आग का रोटी सेकने के लिए है, लेकिन हमें उस आग में
कहीं स्त्रियों को जलना पड़ा, जलने के लिए नहीं, वहां पर तुम्हें आवाज उठानी है, अरे वस्त्र और आभूषण, केवल ये वस्त्र, कपड़े और ये गहने, ये क्या है? ब्रह्मों की तरह है। ब्रह्मों का मतलब जानते हो आप? ये तो स्त्री को जीवन बांधने का एक माध्यम है। इसमें कई स्त्रियां अपने जीवन को बांध देती है, जिससे वह अपने अधिकारों के प्रति आवाज नहीं उठा पाती। बंधन है स्त्री जीवन के। लड़के के पक्ष वाले उसके जीवन को बांधने के लिए उनको प्रलोभन देते हैं, नए नए कपड़े, महंगे महंगे कपड़े, नए नए सोने का हार, कभी क्या कभी क्या। हाँ, लेकिन तुम्हें बंधना तो है परिवार में, लेकिन इतना भी बंधना नहीं है कि तुम्हारा शोषण होने लगे और तुम आवाज न उठा सको। क्या कहते हैं? माँ ने कहा क्या कि लड़की होना। लड़की होने का मतलब है लड़कियों के आदर्शों पे चलना, सहनशीलता रखना, सेवा, समर्पण, अपने परिवार की खूब सेवा करना, सास ससुर की, पति की, बच्चों की देखभाल करना, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। लेकिन इतनी भी कमजोर दिखाई मत देना कि कोई भी तुम्हारा शोषण करे, कोई भी अत्याचार करे और तुम उस अत्याचार को सहती रहो। ये बात समझ में आ गई नहीं आई आपको? समझ में आ गई ना? तो आज हम इस टॉपिक को यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा प्रतिक्रिया जरूर देना, और इसी को आगे बढ़ाने के लिए नेक्स्ट क्लास में इसी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।